सो क्लास 11th फिजिक्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पूरा हमने देख लिया है कम्प्लीटली, हर एक्सरसाइज को कर लिया है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस करने में दिक्कत आए तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपके लिए भेजेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि लेसन नंबर 3 के बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है लेसन 3 के बाद, है ना, और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस 4 के बाद है। तो दोनों चीज़ें हम लोग पहले ही आपको अलग अलग वीडियो में बना के दिखा चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 4 पर आए हैं फिजिक्स के, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन जो है, इसमें सबसे पहले हम को ये समझना होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। क्योंकि क्या होता है, अभी तक हमने सिर्फ वन डायमेंशन मोशन पढ़ के आए हैं, और वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है, प्लस और माइनस दो ही डायरेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि अब बात करेंगे हम प्लेन की। प्लेन में कई डायरेक्शन हो सकती हैं, इसलिए हमको अब सबसे पहले समझना है स्केलर और वेक्टर। तो स्टूडेंट, अगर आप अभी भी इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं हम लोग। तो हमारी हेडिंग होगी मोशन इन प्लेन। हमको स्टार्ट करना है मोशन इन प्लेन। प्लेन को समझिए स्टूडेंट, प्लेन होता क्या है पहले तो हमको समझना है आपसे। वैसे आज हम मोशन नहीं समझ पाएंगे, आज की वीडियो में हम सिर्फ वेक्टर को ही देख पाएंगे, लेकिन फिर भी लेसन का नाम यही है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्लेन की बात करें तो क्लास, प्लेन क्या चीज़ होती है। लेसन 3 वन डायमेंशन मोशन, हमारी डायरेक्शन सिर्फ दो होती थी, या तो ऐसे जाओ प्लस, या उसके अपोजिट जाओ तो माइनस। बट यहाँ पर हम लोग प्लेन की बात करेंगे। प्लेन मतलब जिसके अंदर मिनिमम 2 डायमेंशन हो। स्टूडेंट, कितनी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशन होती है। वो 2 डायमेंशन कैसे भी हो सकती है। आपने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्यूबॉइड देखा होगा। इस क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और ये होती है हाइट। अगर इनमें से कोई दो चीज़ों को साथ लेके चलो आप, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ को लेके चलो, तो ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका एक प्लेन बन गया, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था इस लेसन में, इससे पहले वाले में, कि कोई बॉडी ऐसे चलती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे 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 किसी एक एक्सिस पर चलती है, एक्स एक्सिस पर चलती है, या वो चलती है वाई एक्सिस पर, या वो चलती है जेड एक्सिस पर। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार मूव करता है कि ओरिजिन से उसका दोनों चीज़ें चेंज हो। ओरिजिन, मान लो कि ये ओरिजिन है आपका, तो ओरिजिन से अगर वो ऐसे चलता है तो इसमें दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, दोनों डायमेंशन, उसकी ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है और उसकी लेंथ भी, मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशन हो गई हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट किस प्रकार मूव करेगा, किसी भी 2 प्लेन में। ये जरूरी नहीं कि वो एक्स वाई प्लेन हो, या इस प्लेन को देखिए, ये वाले प्लेन को, यहाँ पर कौन कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, ये हमारा वाई जेड प्लेन होता है। इसमें 2 चीज़ें चेंज होती है, वाई और जेड की। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा चल के यहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप देख रहे हैं इसकी ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है, और ऊपर जा रहा है तो इसकी हाइट भी चेंज हो रही है। पीछे वाले प्लेन को देखिए, ये जो बैक साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी, लेंथ और हाइट। कोई बॉडी अगर ऐसे चल रही है इस टाइप से, तो एक तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, दूसरा उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, हाइट। यानी जब 2 डायमेंशन चेंज हो, जब मिनिमम 2 डायमेंशन बदलती हैं, चेंज होती हैं, तो वो मोशन हमारी होती है मोशन इन प्लेन, या मोशन इन 2 डायमेंशन। क्या कहते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से रीड करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमको वेक्टर्स आना चाहिए स्टूडेंट। तो अब हमारी टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा टॉपिक अब चालू होगा वेक्टर से। वेक्टर जब हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन को समझेंगे। वेक्टर्स पिछले वीडियो में, पिछले लेसन्स में हमने देखा वेलोसिटी,
डिस्प्लेसमेंट, इन सभी को हम क्या कहते थे? दीज थिंग्स आर, कैसी होती थी ये? दीज थिंग्स आर वेक्टर्स। एक्सीलरेशन, इन सबको हमने क्या नाम दिया? कि ये सब क्वांटिटीज वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर बहुत सिंपल है, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वेक्टर वो चीज है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ उसके पास डायरेक्शन भी होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना? उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। याद करिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते थे तो आप क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ से स्टार्ट करते थे? हम कहते थे कि भाई आप ये पाथ ज्वाइन करके यहाँ जा रहे हो, लेकिन फाइनली आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती थी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने हमेशा देखी है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होती थी। वेलोसिटी की भी सेम डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको शो करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट, विदाउट डायरेक्शन उन चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता, ना ही उनको पहचाना जा सकता है। दैट क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। जैसे हमने आपको जी के बारे में बताया था, हमने जब अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जी 2 टाइप से वर्क करता है। मतलब जी की जो डायरेक्शन होती है, जी मतलब ग्रेविटी, तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही होती है, जी की डायरेक्शन। हमने इसके लिए मोशन की इक्वेशन बनाई थी, है ना? हमने क्या देखा था? v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके g की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती थी, ठीक है? एंड v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी डायरेक्शन माइनस जी टी लेते थे अपन, एक्सीलरेशन को माइनस जी टी एज्यूम किया जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि वेक्टर किन चीज़ों को कहते हैं जिनको डायरेक्शन की नीड होती है एक्सप्लेन करने के लिए। विदाउट डायरेक्शन वो अधूरे होते हैं, है ना? उनको एक्सप्लेन करना कंपलसरी है कि आप विदाउट डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट हमारे स्केलर्स। स्केलर तो सिंपल, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि टाइम। टाइम ऐसी क्वांटिटी जिसको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड, तो ये क्वांटिटीज कैसी होती हैं? स्केलर। इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है ना? मैग्नीट्यूड के अलावा इनको डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट? हम इस लेसन में सिंपली वेक्टर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्केलर का तो सब कुछ हमें आता है। अगर आपको टाइम को प्लस करना है, टाइम का मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस प्लस करना है, स्पीड प्लस करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि स्केलर नॉर्मल कैलकुलेशन पर चलता है, जिसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहते हैं। लेकिन वेक्टर्स में अलग लॉज होते हैं। वेक्टर्स को प्लस करना अलग होता है, माइनस करना अलग होता है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए पेज टर्न करते हैं। सो स्टूडेंट, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग पहले ये देखते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले जो जैसा हमको ज़्यादातर यूज आता है, हम एक प्लेन बना लेते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सेस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो सपोज आपको इस पॉइंट को बताना है, इसकी पॉइंट, इस पी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको वेक्टर के फॉर्म में बताना है, तो इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। अगर आप ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस प्रकार शो करते हैं, तो ये अगर सपोज ओरिजिन को ओ मानते हैं, तो ओपी क्या है हमारा? ओपी वेक्टर क्या शो करता है? ओपी वेक्टर शो करता है डायरेक्शन या वेक्टर नोटेशन ऑफ पॉइंट पी इन दिस प्लेन। इस प्लेन में इस पी का
वेक्टर नोटेशन ओपी हो गया। इसी प्रकार से एक और पॉइंट मान लो, सपोज क्यू ले लिया आपने, तो ये ओ क्यू क्या शो करेगा? ओ क्यू शो करता है हमारे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओ। पॉइंट क्यू की पोजीशन शो करता है ओ के रिस्पेक्ट में। इसको इसलिए ओ क्यू लिखा है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्यू से ओ की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। ओ से पी की डायरेक्शन है, ऊपर ये एरो लगा है, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या स्टूडेंट, ये सब किसको शो करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ को। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ओ से पी की तरफ जा रहे हो तो ओ से क्यू बताया था, ओ से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो ओ क्यू आपका क्या हो गया? ओ क्यू वेक्टर हो चुका है जो क्यू की डायरेक्शन शो कर रहा है या क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन ओ से क्यू की तरफ है, ओ से क्यू की तरफ। तो जनरली हम जो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में हमको वेक्टर कुछ इसी प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे ये एक वेक्टर दिया है, ठीक है, जो जिस तरफ एरो होता है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और जो इसकी लेंथ होती है, हम इसकी जो लेंथ है ना, इसको मान सकते हैं मैग्नीट्यूड। क्या मान सकते हो आप? इसकी लेंथ को मान सकते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है और ये हो गई आपकी डायरेक्शन। कैसी हो गई स्टूडेंट? हमारी डायरेक्शन हो गई। तो ये एरो क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन। और ये जो लेंथ है स्टूडेंट, ये शो करती है मैग्नीट्यूड के, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है वो इसकी लेंथ से पता। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, टू वेक्टर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों की लेंथ अगर डिफरेंट है तो जिसकी लेंथ लॉन्ग है उसका मैग्नीट्यूड इससे ग्रेटर होगा। ये आप समझ सकते हो, ठीक है, पहली चीज़ ना। स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, अब अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो हम यहाँ पर भी इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर कौन सा हो गया? अब एक वेक्टर हो गया पी क्यू, पी से क्यू की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गई उसकी पी क्यू। अगर इसको उल्टा कर दूं तो ये क्यू पी भी हो सकता है, बट क्यू पी क्या शो करेगा? क्यू से पी की तरफ, डायरेक्शन क्यू से पी की तरफ। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्यू से पी की डायरेक्शन ये है और पी से क्यू की डायरेक्शन ये होगी इसमें, ठीक है। अभी हम लोग कुछ समय बाद आगे जाएंगे ना, हमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड ईस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब हमको यहाँ वेक्टर बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। उस टाइम पे हमको ये सारे वेक्टर्स के लॉ काम आएंगे, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे समझते जाएं कि डायरेक्शन क्या है। ये सब हमको प्लेन में काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, वहाँ से उसके बाद वो पर्सन वहाँ से अगर वेस्ट में चला गया, तो ये सपोज ये है, तब आपको यहाँ से डायरेक्शन फाइनल पूछते हैं तो आप वेक्टर लॉ से इन चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग ये। तो क्लास ये था किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्यूपी, और ये जो पी क्यू और क्यूपी है ये इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन दोनों के बीच के क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर आता है मैग्नीट्यूड, कि अगर मैं आपसे पूछूं इस ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये जो लेंथ होगी स्टूडेंट, ये ओपी का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को निकालने का एक और तरीका, मतलब शो करने का, निकालने का नहीं, अगर हम ऐसे मॉड लगा दें और मॉड के अंदर हमने कोई भी वेक्टर लिख दिया, जैसे मैंने मॉड के अंदर ओपी लिख दिया, तो वो क्या होगा? मॉड ओपी मतलब उसका वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होगा? उसका वेक्टर हो जाएगा, सॉरी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मॉड ओपी इस वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड होगा। उसको नॉर्मल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ओपी लिखा है सिर्फ ओपी तो वो भी उसका क्या है? मॉड्यूलस या उसका मैग्नीट्यूड है। और अगर ऐसे भी लिखा तो ये दोनों चीज़ें सेम को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। क्योंकि मॉड रहता है तब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। चलिए, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? ठीक है, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन,
दे हैव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो, सेम हो। जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो वेक्टर्स कैसे होंगे, तब वो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, इक्वल डायरेक्शन वाले हैं, ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है बट इनके लेंथ अलग अलग है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट है। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब डायरेक्शन सेम होने से वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट, आप समझिए। ये टू वेक्टर्स हैं, ये टू वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है ना, और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। ये माना जाता है, हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्शन अगर सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो इस लाइन को मैं ऐसे शिफ्ट करके इसके ऊपर भी ला सकता हूँ। अगर इस डायरेक्शन सेम है तो अगर इस पॉइंट इस वेक्टर को हम पैरेलली ऐसे मूव करें तो ये वेक्टर इसी के ऊपर जाके पहुंच जाएगा। देखना आप, अगर इसकी लेंथ इक्वल है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन पहले से ही सेम दिख रही है। अगर इसको मैं पैरेलली कहीं ले जाऊं, अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली कहीं ले जाते हैं तो उसका इफेक्ट वही रहता है, ये पैरेलल, ये तीनों वेक्टर सेम होंगे क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है और तीनों की लेंथ सेम है, यानी तीनों वेक्टर एक दूसरे से इक्वल है। कैसे वेक्टर स्टूडेंट, तीनों वेक्टर इक्वल है क्योंकि अगर हम इसको पैरेलली ले जाएं तो ये वेक्टर इसके ऊपर जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर। इसको पैरेलली इस तरफ लाएं तो ये भी इसी के ऊपर आ सकता है क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है और लेंथ भी तो तीनों की इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। अब देखिए दो वेक्टर हैं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर मैं इसको पैरेलली यहाँ पर लाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब सेम नहीं होगा, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल आपको दिख रहा है। इसको अगर पैरेलली ऐसे लाएं तो ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब वो एक दूसरे से पैरेलल हों या उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो, सेम। मैग्नीट्यूड के लिए हम अभी क्या मान के चल रहे हैं, अभी हम मैग्नीट्यूड के लिए मान के चल रहे हैं कि जो उनकी लेंथ होती है वेक्टर की, वो लेंथ कैसी होना चाहिए, लेंथ इन सब की इक्वल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, कुछ और टाइप देखते हैं वेक्टर के, जैसे कि यूनिट वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती है स्टूडेंट, वेक्टर में टू थिंग्स होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लो कि एक वेक्टर है ना, और ये वेक्टर अगर सपोज हम लेंथ के अकॉर्डिंग समझें, किसके अकॉर्डिंग समझे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लेंथ के, सपोज ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। कितने सेंटीमीटर लेंथ का है, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर हम इस 5 सेंटीमीटर के वेक्टर के सपोज 5 स्मॉल स्मॉल पार्ट कर दें, ये 0 है मान लो, 6 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तब ये वेक्टर की बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है, छोटा सा वेक्टर है, अगर इसको अलग से बनाऊँ तो इसकी डायरेक्शन तो देखिए सेम है, वही डायरेक्शन है, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अब 1 हो गया है। क्या हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया है। तो यूनिट वेक्टर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो होता है यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को, कोई वेक्टर ए है मान लो, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को हम किसी भी नंबर या सॉरी किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर ऐसे एरो बना दें तो वो उसके वेक्टर को शो करता है स्टूडेंट। किसको शो करता है, वेक्टर को। इसे एक नंबर से भी कर सकते हैं, अगर हमको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता है तो हम ए और बी ऐसे ए बी करके भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें स्टूडेंट, ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैंने भी बताया था आपको, तो वो उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। जो उसकी यूनिट लेंथ
मतलब जो उस वेक्टर की यूनिट लेंथ 1 यूनिट लेंथ को शो करता है। डायरेक्शन तो सेम ही रहती है, डायरेक्शन वही रहती है जो हमारे इस वेक्टर की है, बस वो उसकी यूनिट लेंथ को शो करता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक्स वाई प्लेन लेते हैं, तो ये जो एक्स की डायरेक्शन है, ये हमारा, अगर मान लो हम एक्स की डायरेक्शन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तब एक्स पर हमेशा आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर 2 ऐसे डायरेक्शन होती है। तब ये जो इतना वेक्टर होगा ये एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा? एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर या 1 लेंथ को बताता है, डायरेक्शन तो उसके पास भी एक्स जैसी ही है। ठीक है, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है जो बहुत जगह काम में आता है। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा ऐसा कैप सा लगा देते हैं। अगर ए कैप बोला मतलब वो किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। यहाँ ए बी लिखा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कैप। ए बी कैप का मतलब ए बी जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन जो ए बी की है वही रहेगी, बट उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो वो होगा यूनिट वेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ होती है आपके लिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अ वेक्टर बाय एनी स्केलर। अगर किसी वेक्टर को, जैसे सपोज आपको मैंने बोला वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो वो वेक्टर हमारा हो जाएगा 2 वेक्टर ए। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या स्टूडेंट? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। समझिए बात को। मान लो यहाँ से 3 तक, 0 से 3 तक आपका कोई वेक्टर है ए बी, या ओ पी ले लो। ये ओ पी वेक्टर है 0 से 3 तक। ओ पी वेक्टर कितना है? 0 से 3 तक है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 ओ पी। डायरेक्शन सेम रहेगी, बस जो इसका मैग्नीट्यूड है ना ओ पी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है यहाँ पर? 3। तो 3 2 जा मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा? 6। तो वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी, वेक्टर बस 6 तक पहुँच जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। यानी अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, 10 ए बी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें 10 का मल्टीप्लाई। लैम्डा ए बी का मतलब क्या होगा? कि कोई वेक्टर ए बी है, उसके मैग्नीट्यूड में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि मान लो सपोज ये आपका वेक्टर ए है। अगर आपसे पूछे 2a वेक्टर क्या होगा, तो आप यहीं से बनाओगे, डायरेक्शन भी सेम रखोगे, बस मैग्नीट्यूड इससे डबल कर दोगे, तो वो आपका वेक्टर 2 वेक्टर ए हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं 2 वेक्टर ए। डायरेक्शन सेम, बस उसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया हमने। सो स्टूडेंट, एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम किसी वेक्टर ए में हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाता है -a, मतलब उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी डायरेक्शन? ए के अपोजिट। अगर ये ए है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा -a। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बट माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। माइनस का मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की डायरेक्शन प्लस से अपोजिट हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर ये आपका वेक्टर ए है तो ये आपका क्या होगा? माइनस वेक्टर ए। सो क्या देखा स्टूडेंट कि अगर हम ए में, वेक्टर ए में हम मल्टीप्लाई कर दें -1 का, तो वो क्या करता है? उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करता है, बट माइनस का मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर -a होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन कैसी होगी?
अपोजिट होगी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं वेक्टर लॉ, है ना, मतलब वेक्टर्स के एडिशन का लॉ देखने वाले हैं, जिसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम वेक्टर्स को प्लस करना देखते हैं कि टू वेक्टर को कैसे प्लस करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि स्केलर को प्लस करना है, अगर 10 + 14 मान लो टाइम दिया है 10 सेकेंड + 4 सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे 14 सेकेंड। लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को प्लस करने के लिए हमें डिफरेंट वे अपनाना होता है। ठीक है, ये एक डेरिवेशन जैसा भी है जो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आता भी है, क्वेश्चन पूछते हैं 11th में स्कूल लेवल पर बच्चों से, है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को शो कीजिए, तो हम इसको थोड़ा सा काफ़ी अच्छे ढंग से करेंगे जिससे आप लिख भी सकें इसको। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने क्या देख रखा है स्टूडेंट, मैंने भी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर ए है, अगर इसको हम यहाँ पर इसके पैरेलली लिख दें, इसके पैरेलल में अगर इसको यहाँ लिख देता हूँ तो ये सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये वही वेक्टर है जो हम देख रहे हैं। ये वेक्टर अगर ए है, अगर ये डायरेक्शन अगर आपने चेंज नहीं करी है तो ये वेक्टर ए को कहीं भी लिख सकता हूँ मैं, पैरेलली किसी भी वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, बीच में इनके यहाँ पर भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये तीनों एक ही वेक्टर हैं क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर टू वेक्टर्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर एज्यूम कर लीजिए। ये एक वेक्टर जिसको नाम दे दीजिए स्मॉल ए, एक और वेक्टर ले लीजिए जिसको नाम दे दीजिए स्मॉल बी। ठीक है, या एक काम कीजिए, हम इसको वेक्टर ए कह देते हैं और इसको वेक्टर बी कह देते हैं। कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, ये तो नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, सी डी एफ जेड कुछ भी दे दो। इन दोनों वेक्टर्स को मुझे प्लस करना है स्टूडेंट। ठीक है, इन टू वेक्टर्स को हमें प्लस करना है। तो प्लस करने का एक बहुत सिंपल सा लॉ है कि अगर आप ए में बी प्लस करना चाहते हो तो आप जहाँ आपका ए फिनिश हो रहा है, देखिए मैंने इसको इसके पैरेलली लिख लिया, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए और ए की डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको यहाँ पर पैरेलली ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये वेक्टर ए हो गया। जहाँ पर वेक्टर ए ख़त्म हो रहा है वहीं से अगर हम वेक्टर बी स्टार्ट कर दें, देखिए ये वेक्टर बी है, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे पैरेलल बनाऊँ और इसके बराबर बनाया जाए, इसके बराबर ही, तो ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये चीज़ को 2-3 बार समझ लीजिए, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। जब भी आपको वेक्टर्स को ऐड करना हो, एडिशन करना हो, तो जहाँ से एक वेक्टर ख़त्म होता है, जैसे ये वेक्टर फिनिश हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये वेक्टर फिनिश हो रहा है ना, वहीं से हम दूसरे वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। अब ये वेक्टर्स जैसे अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो हमने क्या करा, दोनों को पैरेलली नियर लेके आए। ये हमने वेक्टर ए को लिखा है ऐसे, इसके पैरेलल है ये वेक्टर बी इसके पैरेलल है। मैंने भी क्या समझाया कि अगर दो वेक्टर को पैरेलली लिखें तो वो सेम ही रहते हैं। ये वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर ए को ही। तब यहाँ से जहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर बी फिनिश हो रहा है, तो ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का सम होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी टाइप का, कि अगर आपको टू वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, सपोज ये वेक्टर आपको फर्स्ट वेक्टर लाइक दिस, सपोज ये आपको वेक्टर एक्स का बोला है और इसी टाइप से आपको वेक्टर एक और दे दिया है वेक्टर वाई। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर वाई। तो हमको अगर इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करना है तो इनको लिखने का तरीका आपको प्रॉपर आना चाहिए स्टूडेंट, कि कैसे इनको पहले शो करना होगा। तो हम पहले इसको पैरेलली ले जाएं, या तो ये पैरेलल है, इसको ठीक रहने दीजिए। इस एक वेक्टर को मैं यहाँ से इसके पैरेलल लेके आता हूँ, कहाँ पर, जहाँ पर ये फर्स्ट वाला फिनिश होता है, जहाँ पर ये फर्स्ट वाला फिनिश होता है, जैसे कि यहाँ पर। तो देखिए ये टू वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है, दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है स्टूडेंट।
ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि एक वेक्टर की को अगर पैरेलल किया जाए तो वो कई जगहों पर लिखा जा सकता है। तब ये हो गया वेक्टर एक्स, ये हो गया वेक्टर वाई, जहाँ पर वेक्टर एक्स खत्म हो रहा है वहाँ से वाई चालू हो रहा है। तब ये जो वेक्टर है ये क्या शो करेगा, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। तो ये वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई को शो करेगा स्टूडेंट। ये आपने देख लिया किस टाइप से, ये हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया। अगर हम चाहें तो वाई प्लस एक्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वाई प्लस एक्स। देखिए ध्यान से, अगर हम वाई प्लस एक्स करें तो क्या होगा, तो स्टूडेंट होना वही है, कोई चेंज नहीं आना है। जहाँ पर ये आपका एक्स है, इस एक्स को पहले तो हम वाई को पहले बना लें, वाई को हमने इसके पैरेलल यहाँ लिख लिया, ये हो गया हमारा वेक्टर वाई। ठीक है, लिख लिया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस एक्स को मैं इसके पैरेलल यहाँ लिख सकता हूँ, बस पैरेलल होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए ये एक्स इसके पैरेलल है। अब ये हो गया आपका वेक्टर वाई, ये हो गया आपका वेक्टर एक्स। तो ये क्या शो करता है, ये शो करेगा वेक्टर वाई प्लस वेक्टर एक्स को। आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड तो सेम आना ही आना है। मैग्नीट्यूड तो सेम स्टूडेंट आना ही आना है। देख लीजिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कंप्लीटली लिख के, कि किस प्रकार आपको एग्जाम में करना होगा, उस टाइप से मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट अब देखते हैं न्यू पेज पे कि किस टाइप से आप वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर दो वेक्टर मानेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent in the given figure। हमको दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए हमने उनको वैसे मान लिया, वेक्टर ए यहाँ से ले लीजिए वेक्टर बी को, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर वी रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर। हमको इस फिगर में दो वेक्टर्स दिए हैं, है ना। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, देखिए इनको हम जब प्लस करते हैं स्टूडेंट, जब हम इन दोनों वेक्टर को प्लस करते हैं तो एक नया वेक्टर बनता है। क्या बनता है, एक न्यू वेक्टर बनता है। तो हम इस डायग्राम को बना लेते हैं जैसा हमको एग्जाम में करना होता है। ये हमारा वेक्टर ए, जहाँ पर वेक्टर ए एंड हो रहा है वहीं से हम वेक्टर बी को बनाएंगे, सेम डायरेक्शन में बनाएंगे। दिस इज वेक्टर बी, देन दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसको हम एक और नाम दे देते हैं, न्यू आर वेक्टर, जिसको कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहा जाता है कि वेक्टर आर जो है, ये जो वेक्टर आर है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से कोई ना कोई वेक्टर है ना, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। तो अब हमको क्या करना है, हमको वही फाइंड करना है कि एक वेक्टर के दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो वो दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे। हमको इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम क्या मान लेते हैं कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का जो है वो सिर्फ ए है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सिर्फ बी है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर आर यानी वी नीड टू फाइंड, हमको फाइंड करना है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि मॉड यानी मैंने क्या बताया आपको, मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा काम करेंगे, है ना।
हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ऐसे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम इसको ना अब नेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा नेमिंग करना इजी होता है। स्मॉल, चलो पी से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू हमारा वेक्टर ए हो गया, क्यू आर वेक्टर बी हो गया, और इसको नाम दे दिया एस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पी एस आर यहाँ क्या बन रहा है स्टूडेंट, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको ये वैल्यू निकालना थी। अब ये वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पी एस और एस आर, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनियस निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है कि वेक्टर ए का क्या है हमारा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये दो चीज़ें क्या है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये देखना होगा कि, देखिए ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है ना, और ये ऐसा वेक्टर बी है। तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में बनता है ना, ये दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो अगर आपसे कभी भी पूछे ना दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो आप हमेशा ये बताइएगा, ये कभी मत बताना है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, वेक्टर बी इस तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम यहाँ पर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग से ही समझा देता हूँ। क्या होता है कि इस यहाँ पर एंगल 90 है, ये आपका एंगल थीटा है, और ये आपका बी है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए, सपोज इनको नाम भी दे लीजिए, नाम दिए ना क्वेश्चन में, क्यू एस, सो ये हमारे आर है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू को पहले पता लगाना पड़ेगा ये क्या है। तो क्लास 10 पढ़ के आए हो आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बताइए, तो आप क्या कहेंगे, कॉस थीटा यहाँ पर होता है बेस क्यू एस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ कितना दिया है, बी। तो इस क्यू एस को मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट, देन वी कॉल्ड दिस क्यू एस एज बी इंटू कॉस थीटा। तो हम इसको कहेंगे बी इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा है। और अगर इसी टाइप से मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ, तो अगर आप साइन लोगे ना, तो ये वैल्यू को हम कह सकते हैं, जो आपका आर एस है वो निकलेगा बी, कैपिटल बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आप साइन थीटा लगा के देखना, आपको आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा मिल जाएगी। चलिए, तब अब आपके पास सारी वैल्यूज हो चुकी हैं। ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे बी कॉस थीटा, ये जो वर्टिकल पार्ट है ये हमारा है बी साइन थीटा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये, हम सब ये इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हमने ये क्यों बनाया, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ये ट्रायंगल में कुछ भी सिमेट्री नहीं थी, हमको नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि पी एस आर, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इन ट्रायंगल पी एस आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इसमें पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर दें मैथ्स की, तो बेस स्क्वायर यानी पी एस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर। यहाँ इसको भी आर मान लिया और इसको भी आर मान लिया है, तो ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहो तो इसको कुछ और नाम दे सकते हो, ठीक है। तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। देखिए पी आर अपना क्या है, ए प्लस बी, और उसको हमने मान लिया वेक्टर आर है, तो यहाँ पर वो होगा आर का स्क्वायर। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा, एस आर स्क्वायर को हमने कितना निकाला है स्टूडेंट, एस आर स्क्वायर हमारा आया है बी साइन थीटा। कितना आया है, बी साइन थीटा। तो एस आर को हमने क्या माना था, मतलब माना नहीं था, निकाला था बी साइन थीटा। तो एस आर हमारा हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो है
पी एस देखिए, पी एस दो चीज़ों से मिलके बनाई, यहाँ से यहाँ तक ए है और ये है हमारा बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एस की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये बीच में प्लस। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये है बी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर ए प्लस बी, ये पूरा ए, ये प्लस पूरा बी, इनके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो क्या होता है स्टूडेंट, छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह लिखा है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे बी कॉस थीटा लिखा है, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के प्लेस पे बी कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये पूरा बी स्क्वायर प्लस 2, तो ये फॉर्मूले का 2, ये ए तो ये इंटू ये बी, तो ये बी कॉस थीटा प्लस ये बी साइन थीटा है, तो इसका मतलब स्क्वायर बी पर भी है और साइन पर भी है, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा 2ab मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 10th के मैथ्स की एक और चीज़ यहाँ काम आने वाली है। देखिए ये है बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये है बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हर वैल्यू प्लस प्लस में है, तो अगर इन दोनों को पास पास ला के प्लस किया जाए तो हम क्या देखेंगे, इसको पहले मैंने इधर लिख लिया, लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैं एक स्टेप आपको थोड़ा डायरेक्ट करवाऊंगा, इधर समझा दूंगा अलग से मैं। इन दोनों में से अगर बी स्क्वायर कॉमन लिया जाए स्टूडेंट, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, अगर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिया जाए, हम यहाँ समझ लेते हैं अलग से। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से भी बी स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक काम करते हैं, हम यहीं पर लिख लेते हैं जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज ना होगे। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा अंदर यहाँ से बचा प्लस यहाँ का बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्लास 10th की आइडेंटिटी है, मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट, क्या होता है 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई अगर इस बी स्क्वायर में होगा तो वो बी स्क्वायर ही रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसके इक्वल में कौन है आर स्क्वायर, या इस आर स्क्वायर को इसके बजाय इधर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। यहाँ आर का स्क्वायर दिया, मुझे आर निकालना है, स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर हमारा हो जाएगा इन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही आपका फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आर हमने क्या निकाला है, ये आर हमने फाइंड किया है मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर को आप प्लस करते हैं तो उनका जो ये मैग्नीट्यूड होता है आर, वो कैसे निकाला जाता है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कितना क्लियर हो आपको, आ गया समझ में। अब इससे क्या क्या चीज़ें हम फाइंड करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आर जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर, तो ए और बी पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक और चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के बीच के इस एंगल थीटा पर भी, है ना, उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है इस पर भी ये चीज़ें डिपेंड कर रही है। तो कैसे आर थीटा पर डिपेंड करता है, अब हम ये देखने वाले स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थीटा हमने क्या देखा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। कैसे फाइंड करते हैं थीटा, कैसे पहचानते हैं, ये देखिए क्लास, हियर इज अ वेक्टर
मान लो कि ये कोई वेक्टर है, कोई एक और वेक्टर ये ऐसा है, तब इन दोनों को अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, ऐसा मान लीजिए ये वेक्टर है, तो ये इनके बीच का एंगल कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, इनके बीच का एंगल हमेशा ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैक्सिमम और मिनिमम दो प्रकार की कंडीशन होती है और वो दोनों ही डिपेंड करती है थीटा पर। जब आपका थीटा होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री थीटा कब होगा? 0 डिग्री थीटा तब होगा स्टूडेंट जब ये लाइन ऐसी हो जाए। देखो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये लाइन ऐसी की ऐसी हो जाए तो दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? कोई एंगल नहीं बन रहा। देखिए एक वेक्टर ये है ए, इसी टाइप से एक और वेक्टर बी। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट? सेम होती है। अगर इन दोनों वेक्टर को मैं प्लस करूंगा तो कैसे प्लस करूंगा? जहां पर फर्स्ट फिनिश हो रहा है वहां से इस सेकंड को ऐड स्टार्ट कर देंगे यहां से, तब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है? कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो स्टूडेंट जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम है तो उनके बीच का थीटा कैसा होता है? 0 डिग्री होता है और आर जो है वो होता है मैक्सिमम। ये कंडीशन बहुत बार पूछ सकते हैं क्लास के 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट। कैसा होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तब आर क्या होगा? तब आर होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर इस थीटा को मैं 0 रख दूँ स्टूडेंट तो cos 0 कितना हो जाता है? cos थीटा की जगह पर लिखा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तब क्या होगा हमारा आंसर? तब हमारा आंसर आर हो जाएगा a² + b² + 2ab × 1। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नो चेंज। तब आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर a² + b² + 2ab। एक फॉर्मूला सा बनता दिख रहा है, a² + b² + 2ab जो होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से हमेशा रूट कटता है। तब आपका आर क्या होगा स्टूडेंट? a + b होगा, जो कि कैसा होता है? दैट इज मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आर कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल कब बनता है ये भी समझ लीजिए। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम, है ना, रिजल्टेंट मिनिमम होता है। कैसे? देखिए 180 डिग्री कंडीशन क्या होती है? व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखिए ये वेक्टर फर्स्ट और ये वेक्टर नंबर सेकेंड, तो ये दो वेक्टर जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कैसे जाते हैं? अपोजिट, तो इनके बीच का ये एंगल कितना बनता है स्टूडेंट? 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है स्टूडेंट? 180 डिग्री बनता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री होता है स्टूडेंट तब आर कैसा होता है? मिनिमम। क्यों? फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट के अंदर a² + b² + 2ab और कॉस के अंदर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो आर हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a² + b² + 2ab × में -1। ठीक है, अब अगर हमको इस वैल्यू को फाइंड करना है तो हम फिर से क्या करेंगे?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस 2ab, है ना। अब फिर से देखिए इसको, ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ का स्टूडेंट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो r की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और ये मिनिमम की कंडीशन है। आपसे क्वेश्चन में थीटा पूछा जाता है स्टूडेंट, क्या पूछा जाता है आपसे? थीटा पूछते हैं। मिनिमम के लिए थीटा 180 डिग्री, मैक्सिमम के लिए थीटा 0 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए हमने क्या फाइंड किया? अभी हमने सिर्फ फाइंड किया है r, किसकी वैल्यू फाइंड की है? r की वैल्यू फाइंड की स्टूडेंट। r क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर a और b हैं, उनके प्लस करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर r आता है उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन हम पुराने डायग्राम पर फिर से चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन हमारा था ये कि ये r एक्चुअल में क्या है? ये r भी एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट। इस वेक्टर की क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका होता है? इस वेक्टर की हम डायरेक्शन कंपेयर करते हैं स्टूडेंट। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे की जाती है? इस वेक्टर r की जो फाइनल डायरेक्शन है वो निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? किसी भी एक वेक्टर के साथ। जैसे मान लो मैंने इस वेक्टर a के साथ कंपेयर किया, ये हमारा वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर r इस इनिशियल वेक्टर a के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ही इसकी डायरेक्शन हमको बताएगा। तो हमें अब क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर आने वाला ये एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है कि ये एंगल अल्फ़ा वेक्टर a और ये वेक्टर r के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ये कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जो वैल्यू निकलेगी इसकी वही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन के लिए। क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम क्या बता सकते हैं कि पहले a था, a के बाद b जुड़ा और फाइनली वो कहाँ पहुँच गए? a से कितना दूर गए, किस डिग्री पर हैं a के साथ, वो हम फाइंड कर सकते हैं कि a के साथ वो कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हमें ये अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का tan अल्फ़ा निकालिए, क्या निकालिए? tan अल्फ़ा, तो आप क्या करोगे? अगर आपसे इस अल्फ़ा की वैल्यू पूछें तो अल्फ़ा के लिए आप क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा वैसे कई तरीक़ों से आ सकता है, साइन, कॉस, कुछ भी लगा के, लेकिन tan एक बहुत अच्छा मेथड होता है क्योंकि tan में हमको a और b की ही वैल्यू यूज़ होगी, r की वैल्यू यूज़ नहीं होगी। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्यों फाइंड कर रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर r और इस वेक्टर a के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है वो, क्योंकि हमको a की डायरेक्शन पता है। अगर a की डायरेक्शन पता है और ये थीटा पता चल जाएगा तो हम इस r की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो tan अल्फ़ा निकालने के लिए tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि b साइन थीटा अपॉन में बेस यानी कि a प्लस b कॉस थीटा। ये वैल्यूज़ अगर हमको पता होती है तो यहाँ से हम tan अल्फ़ा या सिर्फ अल्फ़ा निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ अल्फ़ा फाइंड करना है तो हम tan को इस तरफ लाते हैं तो वो बन जाता है tan इनवर्स। क्या बन जाता है? tan को इस तरफ लाते हैं तो वो बन जाता है tan इनवर्स, और ये वैल्यू एंगल में चली जाती है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर r का a के साथ एंगल हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो गया। इसी प्रकार से एक और लॉ होता है जिसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। आप लोगों की बुक्स में दिया होगा, है ना, या पढ़ाते हैं कभी कभी, लेकिन वो सेम यही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम यही है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया हमने उसमें वेक्टर ए माना, ये ऐसे हमने वेक्टर बी माना। अब हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हम चाहें तो इस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं इसके पैरेलल, और इस ए को भी ऐसे लिखा जा सकता है ना। इस तो ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया। दोनों तरीके से प्लस करो, आप बी प्लस ए करो तब भी आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा, या ए प्लस बी करो तब भी आर ही आएगा। तो वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम में कुछ भी नहीं है, सेम यही लॉ है, पैरेललोग्राम में भी यही काम करता है स्टूडेंट। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ लगभग सेम है ना। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, हमने एक चीज़ पता चल गई कि वेक्टर ए में वेक्टर बी प्लस करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए, दोनों सेम होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसी टाइप से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो, उसमें एक और वेक्टर प्लस करो सी। ठीक है, या ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करो तो भी आपका आंसर वही आने वाला है स्टूडेंट, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये देख लीजिए, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है ना। ये दोनों लॉज हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ देख ली, ए प्लस बी प्लस सी, कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, एक साथ 3-4 वेक्टर आ जाएं तो उनको कैसे प्लस किया जाता है, ये भी हम लोग आज देख लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हमें कुछ वेक्टर्स हम मान लेते हैं कि कुछ एक प्लेन है, एक प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये 4 वेक्टर्स हैं। हमको क्या करना है स्टूडेंट, हमें इन चारों वेक्टर्स को प्लस करना है। तो क्या किया जाए, पहले वेक्टर ए में वेक्टर बी को प्लस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो वी नाउ सबसे पहले हम बनाते हैं वेक्टर ए। देखिए इसी के पैरेलल एक वेक्टर बनाया हमने, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। पर यहाँ बन नहीं पाएगा स्टूडेंट, ये पेज थोड़ा छोटा हो रहा है, तो मैं न्यू पेज पे बनाता हूँ यहाँ आपके लिए। ओके स्टूडेंट, हम इस न्यू पेज के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, तो हम वेक्टर ए की डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ से वेक्टर ए, उसी के पैरेलल वेक्टर ए बना लिया। जहाँ पर ये फिनिश हो रहा है उसके पैरेलल ऐसा वेक्टर बी बना लूँ। तो हमने ये बना लिया वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। जहाँ पर बी खत्म हो रहा है वहाँ पर हम सी बना लेते हैं, सी इसी के पैरेलल होना चाहिए। तो ये देखिए ऐसे हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर सी हो गया। जहाँ सी एंड हो रहा है वहाँ पर हम ऐसे ही पैरेलल वेक्टर डी बना लेंगे। तो डी को यहाँ से बनाएंगे तो इसके पैरेलल ये होगा कुछ ऐसे, देख रहे हैं आप, है ना। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको पैरेलली यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको पैरेलली यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, बी को पैरेलली उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, ए को पैरेलली यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ए से फाइनली हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर डी के पास। तो ये होगा हमारा फाइनल ए से लेके डी का वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। कैसे किया जा सकता है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस बी होगा स्टूडेंट। बिल्कुल, ये एक वेक्टर ए प्लस बी है, इसमें ये प्लस किया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसमें इसको जोड़ा डी को, तो ये जो फाइनल वेक्टर है ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो आर क्या है, आर है हमारा
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस टाइप से इन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये एडिशन कैसे हो रहा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट लुकिंग केयरफुली, ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वेक्टर ए में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, माइनस वेक्टर ए। वो डायग्रामेटिकली समझो तो डायग्रामेटिकली सिंपल सा है कि अगर ये आपका वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये नीचे वाला वेक्टर हो जाएगा -a। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। हम एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेंगे स्टूडेंट और आपको समझा देंगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। ठीक है, बट हम न्यू पेज का यूज़ करेंगे इसके लिए, है ना। हम न्यू पेजेस ले लेते हैं। तो स्टूडेंट सब ये आपका वेक्टर ए है एंड इट इज द वेक्टर बी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमारा माइनस का वेक्टर बी होगा? बिल्कुल कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हमारा होगा +b, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा -b। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, अगर आपसे हम कहें कि वेक्टर ए में प्लस करना हो वेक्टर बी का, तो हम क्या करते थे, जहाँ से वेक्टर ए फिनिश हो रहा है वहीं से हम दूसरा वेक्टर लिख देते हैं। तो अगर ये वेक्टर यहाँ से फिनिश हो रहा है तो इस वेक्टर बी को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लिख दूँ स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा वो इस वेक्टर ए का और इस वेक्टर -b का सम होगा। क्योंकि जहाँ पर फर्स्ट वेक्टर फिनिश होता है यहाँ पर, यहाँ से अगर दूसरा वेक्टर लगा दें तो वो ये जो वैल्यू होती है पहले वाले के स्टार्टिंग से दूसरे वाले के एंड तक, पहले के स्टार्टिंग से इस दूसरे वाले के एंड तक, वो इन दोनों का सम होता है। लेकिन अब बात क्या हो गई है कि अब a + b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a प्लस ये पहले से -b है तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे मैथ्स के लैंग्वेज में, माइनस का b, ये वेक्टर a था। तब फाइनली अगर इस ब्रैकेट को मैं खोल लूँ तो प्लस माइनस b, तो ये जो वैल्यू होगी r, ये r क्या होता है हमारा, r हमारा हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्या होता है स्टूडेंट, वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो गया। कोई इशू है स्टूडेंट आपको? आई थिंक बहुत इजी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको करने का एक और तरीका देखिए स्टूडेंट, इसे समझने का एक और तरीका देखिए, ध्यान से समझिएगा आप। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक और वैल्यू मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर इस ये जो b आपका है, अगर इस b को मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, ये b हमारा +b है, अगर इस b को हम यहाँ से स्टार्ट कर दें सेम इसी के पैरेलल, तो ये जो वैल्यू निकलेगी, ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये जो वैल्यू है ये भी हमारी वही है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, a माइनस b हो जाएगी। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर किसी दो वेक्टर को एक साथ स्टार्ट कर दें एक ही पॉइंट से, तो ये जो वैल्यू उनके बीच में होती है ये उन दोनों का माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। दोनों तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका ये कि जहाँ से a ख़त्म होता है वहाँ से -b को जोड़ दो, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a माइनस b। और जैसे ही आपका ये a है, जैसे कि ये आपका क्या है स्टूडेंट, अगर ये a है, ये वेक्टर b है और दोनों वेक्टर को एक साथ स्टार्ट करें
तो ये जो वैल्यू है ये आपकी होगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दोनों तरीके आपके सामने हैं। वेक्टर ए जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से अगर आप माइनस के बी को लगा दें, किसको लगा दें, माइनस बी को, तो ये वेक्टर क्या हो गया आपका ए माइनस बी। जो वेक्टर ये है सेम वेक्टर इसी के सामने ये वाला है स्टूडेंट, ये भी क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। लेकिन इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है कि दोनों ही वेक्टर को, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए को एक ही प्लेस से स्टार्ट किया है, देन दिस वैल्यू इज नोन एज ए माइनस बी। तब ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वेक्टर हमारा ए माइनस बी होगा। स्टूडेंट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी देख लिया। अब इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन देखने की बारी आ गई है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल या क्वेश्चन आगे हम देखेंगे।